लास्ट क्लास में हमने देखा दैट हाउ द कंपाउंड्स आर डिफरेंट फ्रॉम मिक्सचर्स। हमने दोनों के बीच में एक टेबुलर कंपैरिजन किया। मैं आपको याद दिला दूं, हम कह रहे थे कि जो कंपाउंड्स हैं दे आर, उनके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं दे आर केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर। कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं दे आर केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ में केमिकली कंबाइन होते हैं, उनके बीच में केमिकल बॉन्ड होता है। हाँ, जबकि मिक्सचर्स के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी भी प्रोपोर्शन में कोई भी सब्सटेंसेस आपस में कंबाइन हो सकते हैं, दो एलिमेंट्स भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स भी आपस में कंबाइन हो सकते हैं, या कई कंपाउंड्स आपस में कंबाइन होकर के मिक्सचर बनाते हैं। वो किसी भी प्रोपोर्शन में आपस में कंबाइन हो सकते हैं। जबकि कंपाउंड्स में देयर इज ऑलवेज अ फिक्स प्रोपोर्शन इन विच द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर केमिकली कंबाइंड विद ईच अदर। मिक्सचर्स में ऐसा कुछ होता नहीं है। मिक्सचर्स में कैसे भी आप मिला दो वो मिक्सचर्स होते हैं, और उनको बनाने में एक फ़िज़िकल चेंज लगता है। मिक्सचर बनाने में फ़िज़िकल चेंज लगता है, जबकि कंपाउंड बनाने में केमिकल चेंज यूज़ होता है। आप विदाउट अ केमिकल रिएक्शन कभी कंपाउंड नहीं बना सकते। एलिमेंट के कंपाउंड्स आपस में, एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन होकर के कंपाउंड का मॉलिक्यूल बनाते हैं इन अ केमिकल रिएक्शन। तो ये बड़ी सिंपल बातें हैं एक्चुअली, जो हम यहाँ पे बात कर रहे थे हेड टू हेड कंपैरिजन। सारी बातें एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई है। फिक्स प्रोपोर्शन होता है क्योंकि कंस्टिट्यूएंट्स का कंपाउंड में, इसलिए कंपाउंड्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ फिक्स फार्मूला। मिक्सचर्स का तो कोई फार्मूला नहीं होता। और हमने कहा कि केमिकल चेंज होता है जिससे कंपाउंड बनते हैं, फिजिकल चेंज होता है जिससे कि मिक्सचर्स बनते हैं। During a chemical reaction, during the formation of a compound, large energy change is observed, जबकि मिक्सचर फॉर्मेशन के समय वेरी लेस एनर्जी चेंज होता है। एनर्जी चेंज इज नेग्लिजिबल। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड्स कैन नॉट शो देयर इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉपर्टीज़। हाँ, आज हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एक्सपेरिमेंट्स कि ऐसा वाकई होता है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड आर नॉट शोइंग देयर इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉपर्टीज़। हमने एग्जाम्पल लिया था वाटर का, कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। जैसे कल आपने वाटर का लिया था कि कार्बन इज कंबस्टिबल, ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ नॉन फायर एक्सटिंग्विशर। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनने के बाद कार्बन और ऑक्सीजन अपनी अपनी इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉपर्टीज़ शो नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कंपाउंड में होता है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ अ मिक्सचर कैन शो देयर इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉपर्टीज़। एक बात और इसमें ऐड कर लो कि अगर आपको किसी कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सेपरेट करना हो, हाँ, तो उसके लिए यू रिक्वायर अ केमिकल रिएक्शन ओनली। जैसे वाटर का H2O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपने अलग करना है, तो उसके लिए यू रिक्वायर इलेक्ट्रोलिसिस। Large amount of energy in the form of electricity will be supplied in an electrolytic cell so that hydrogen and oxygen can be obtained at different electrodes. एनोड एंड कैथोड पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन हमको मिलती है। तो ये जो बात हमारी हो रही है कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सेपरेट करना, यही तो हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है। मिक्सचर्स के बारे में हम क्या कह सकते हैं कि मिक्सचर्स के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनको अलग अलग करने के लिए हमेशा एक फिजिकल चेंज लगता है। यू डू नॉट रिक्वायर एनी केमिकल रिएक्शन। और आप देख लें कि हमने जितने भी सेपरेशन मेथड सीखे हैं, चाहे वो इवेपोरेशन या वेपोराइजेशन हो, चाहे वो क्रिस्टलाइजेशन हो, चाहे वो क्रोमेटोग्राफी हो, चाहे वो यूज़ ऑफ सेपरेशन फनल हो, चाहे वो सिंपल या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो, कुछ भी हो, किसी में भी कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है। ऑल आर द फिजिकल चेंजेस। फिल्ट्रेशन से लेकर डिस्टिलेशन तक सब कुछ केवल फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज कोई होता ही नहीं है, क्योंकि मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को सेपरेट करने के लिए वी नेवर रिक्वायर अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि वो केमिकली कंबाइंड ही नहीं है। यू डोंट रिक्वायर टू ब्रेक द बॉन्ड। हाँ, तो ये जो सारी बातें हमने कंपैरिजन बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर की है, उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमारी बुक के एंड में, चैप्टर एंड में दिया हुआ है, जिसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में हमें दिखाया गया है। हम देखेंगे एनसीईआरटी थोड़ी देर बाद में कि ग्रुप 1 में दिखाया है कि हम आयरन फाइलिंग्स और सल्फ़र का मिक्सचर बना दें। ग्रुप 2 में उनका कंपाउंड बनाने के लिए कहा गया है, और फिर उनकी प्रॉपर्टीज़ ऑब्जर्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं मैग्नेट, हम यूज़ करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
हम यूज़ करते हैं टू चेक द प्रेजेंस ऑफ अ सर्टेन गैस, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। हाँ, तो हम विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड और मैग्नेट बेसिकली किसी मिक्सचर को ऑफ आयरन एंड सल्फर अलग अलग करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं वो हम अभी देखेंगे विद द हेल्प ऑफ अ वीडियो। दिस इज डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। वी आर टेकिंग टू एलिमेंट्स, वन इज अ मेटल आयरन, द अदर इज अ नॉन मेटल सल्फर। तो आयरन और सल्फर को मिला करके हम कुछ शो करना चाहते हैं, एक एक्सपेरिमेंट शो करना चाहते हैं, जिसमें हम ये शो करेंगे कि किस तरह से विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कार्बन डाइसल्फाइड, सम कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन और बहुत सारे इक्विपमेंट्स यूज़ करके हम अल्टीमेटली ये शो करेंगे कि जो मिक्सचर के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो तो अपनी इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉपर्टीज शो कर देते हैं, लेकिन जब वो वही वाले सब कंस्टिट्यूएंट्स जब आपस में केमिकली कंबाइन होकर के एक कंपाउंड बनाते हैं तो वो अपनी इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देते हैं। अब प्रॉपर्टीज़ केवल कंपाउंड की होती हैं। तो जो बातें हम वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए कर रहे थे वो बात हम आयरन और सल्फर के कॉम्बिनेशन के लिए करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो कि जो एक्सपेरिमेंट हम करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। ये जो चीज़ें हमें दिख रही हैं इनमें क्या क्या हमें करना क्या है, हमें बनाना है मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर एंड कंपाउंड ऑफ आयरन एंड सल्फर। मिक्सचर बनाना है तो सिंपली आयरन डस्ट को या आयरन फाइलिंग्स को येलो कलर के सल्फर पाउडर के साथ में मिक्स कर दिया जाएगा तो ये मिक्सचर बन जाएगा। यू कैन सी द टेक्सचर, ये देखते ही हीट्रोजीनस दिख रहा है। कंपाउंड हमेशा होमोजीनस होते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर होमोजीनस, जबकि मिक्सचर जो होते हैं वो होमोजीनस भी हो सकते हैं और हीट्रोजीनस भी हो सकते हैं। तो जो मिक्सचर्स हैं वो सॉल्यूशन हुए तो वो होमोजीनस है, कोलॉइड्स या सस्पेंशंस हुए तो फिर वो हीट्रोजीनस होंगे। अब यहाँ पे जाहिर है हमको जो दिख रहा है वो हीट्रोजीनिटी दिख रही है। यहाँ पे सल्फर और आयरन जो है उनका मिक्सचर हीट्रोजीनस है, जो कंपाउंड उनका है वो होमोजीनस है। कंपाउंड्स हमेशा होमोजीनस ही होते हैं। ठीक है, तो कंपाउंड ऑफ आयरन एंड सल्फर बनाना है तो उसके लिए आपको आयरन और सल्फर को का जो ये मिक्सचर है उसको डायरेक्ट हीट करनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद तब तक हीट करना पड़ेगा जब तक कि एकदम रेड हॉट ना हो जाए और एक कंपाउंड बन जाता है जिसको हम FeS या आयरन सल्फाइड बोलते हैं, जबकि ये एक मिक्सचर है। मिक्सचर का तो कोई फार्मूला होता नहीं। तो अब आप देखें कि ये ब्लैक कलर का जो सब्सटेंस है ये मैग्नेट के साथ में किस तरह का बिहेव करेगा। हम कंपेयर करेंगे कि वो मैग्नेट के साथ किस तरह से बिहेव करेगा, वो कार्बन डाइसल्फाइड के साथ में किस तरह से बिहेव करेगा, HCl के साथ में उसका क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट उसमें डालेंगे तो व्हाट आर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड। सबसे पहले देखें कि नंबर 1 वी रिक्वायर आयरन फाइलिंग्स। मिक्सचर बनाने के लिए सल्फर और आयरन फाइलिंग्स चाहिए हमको। हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट होना चाहिए, कार्बन डाइसल्फाइड इट इज़ अ कलरलेस मिक्सचर। आप इसको देखें, कार्बन डाइसल्फाइड एक कलरलेस कंपाउंड है जो कि सल्फ़र को सेलेक्टिवली डिज़ोल्व करता है। इसलिए हम कार्बन डाइसल्फाइड ले रहे हैं कि मिक्सचर में से सल्फ़र को अलग करना हो तो हम अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन चूज़ करेंगे। जैसे सॉल्ट में से सैंड और सॉल्ट के मिक्सचर में से सॉल्ट को निकालने के लिए हमने एक अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन वाटर लिया था जो दोनों में से सैंड और सॉल्ट में से सेलेक्टिवली केवल सॉल्ट को डिज़ोल्व करता था। तो यहाँ पर हम कार्बन डाइसल्फाइड उसी हिसाब से ले रहे हैं। मैंने आपको शायद बताया भी होगा उस समय कि ऐसा करते हैं। ये भी एक एग्जांपल है ऑफ सेलेक्टिंग एन अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सल्फ़र और आयरन में से केवल सल्फ़र ही कार्बन डाइसल्फाइड में डिज़ोल्व होती है, इसलिए हमने इसको लिया है। फिर ये स्पैचुला है, मैग्नेट्स, आयरन स्टेरर या आयरन रॉड, ये हमारी बॉइलिंग ट्यूब्स हैं। ये वॉच ग्लास और बॉइलिंग ट्यूब्स के अलावा ये ड्रॉपर, ये वॉच ग्लास, ये कॉपर सल्फेट का डाइल्यूट सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, बीकर है। और अब करते क्या है, सबसे पहले ये सारा मटेरियल जब एक बार आ गया हमारे पास तो सबसे पहले तो बनाते हैं कंपाउंड
दैट इज FeS, फेरस सल्फाइड। हाँ, आयरन सल्फाइड या फेरस सल्फाइड FeS, ये कैसे बनेगा? अपॉन डायरेक्ट हीटिंग ऑफ आयरन एंड सल्फर मिक्सचर। आयरन सल्फर का जो मिक्सचर आपने बनाया उसको आप स्ट्रॉन्ग हीट करो, उसको एक चाइना डिश में रख के, तब तक जब तक वो एकदम रेड हॉट ना हो जाए। तो ये ब्लैक कलर का यूनिफॉर्म कंपोजिशन वाला सब्सटेंस हमको दिखाई देता है। अब ये मिक्सचर नहीं है, ये कंपाउंड है जिसको हम FeS या आयरन सल्फाइड बोलते हैं, ब्लैक कलर का होता है। आयरन फाइलिंग्स और सल्फर को मिक्स करके उनका मिक्सचर बनाया जा सकता है, लेकिन जब उसे गर्म करते हैं तो आयरन और सल्फर कंबाइन होकर के FeS बनाते हैं, दैट इज़ अ कंपाउंड। तो वो केमिकल रिएक्शन है। आप सिंपली एक मिक्सचर एक बीकर में डाल के इनका बनाएंगे तो ये सल्फर और आयरन फाइलिंग्स का मिक्सचर बन जाएगा लाइक दिस। इसकी हीट्रोजीनस टेक्सचर आपको दिख रही है, जबकि कंपाउंड जो है वो एब्सोल्युटली होमोजीनस है। आप इसको चेक करेंगे तो पता चलेगा ये सब दूर एक जैसा ही है, बिल्कुल यूनिफॉर्मिटी लिए हुए है, जबकि इसका मिक्सचर जो है इसमें कहीं ब्लैक कहीं येलो दोनों सब्सटेंसेस दिखाई दे रहे हैं। हाँ, अब इनको बारी बारी से अगर टेस्ट करें, यहाँ पे अगर हम मैग्नेट लेके आएंगे इसके पास तो देखेंगे कि आयरन फाइलिंग्स आर स्टिल शोइंग द मैग्नेट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयरन। वो उनके साथ में मैग्नेट अगर पास लाएंगे तो मैग्नेट के साथ चिपक जाएगी लाइक दिस। हाँ, तो आयरन फाइलिंग्स आर स्टिल शोइंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयरन इन अ मिक्सचर। मिक्सचर में आने के बाद आयरन फाइलिंग्स की प्रॉपर्टीज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका मतलब। जबकि अगर यही बात हम कंपाउंड ऑफ आयरन एंड सल्फर यानी आयरन सल्फाइड के साथ में करेंगे तो हमें पता चलेगा कि देयर इज़ नो चेंज। हाँ, यहाँ कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ये ऐसा का ऐसा रहता है। मतलब with the help of a magnet we cannot take the iron out of iron sulfide, which is a compound of iron and sulfur. That means iron has lost its individualistic properties after getting combined with sulfur to form iron sulfide. तो कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयरन अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर पा रहा है। इसमें आयरन है बट आयरन इज नॉट शोइंग इट्स इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट। ठीक है ना। फिर देखो व्हाट मोर वी कैन डू, ये बात तो आ गई समझ में। अब इसमें से थोड़ा सा मिक्सचर लेकर के एक बॉइलिंग ट्यूब में डालो और इसमें थोड़ा सा कार्बन डाइसल्फाइड डाल दो। मिक्सचर में जब आप कार्बन डाइसल्फाइड डालोगे तो जैसा हम कह रहे थे कि सल्फर कार्बन डाइसल्फाइड में सिलेक्टिवली डिज़ोल्व हो जाएगा, आयरन डिज़ोल्व नहीं होगा। तो आप जब डिकेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू इसमें से सल्फ़र का ये डिकेंटेशन कर रहे हैं हम, आयरन तो अंदर ही है लेकिन सल्फ़र का सॉल्यूशन हम इसमें डालते हैं तो आफ्टर सम टाइम CS2 उड़ जाता है, यहाँ पे हमको सल्फ़र मिल जाती है ना। सल्फ़र का येलो कलर हमको बिल्कुल क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यही CS2 कार्बन डाइसल्फाइड को हम FeS में भी डाल के देखते हैं एंड व्हाट वी विल ऑब्जर्व that there is no change. There is no change in the texture. इस पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यानी जो आयरन सल्फाइड था FeS remains unaffected by carbon disulfide, which was previously in the previous slide we were seeing that it was affecting sulfur directly in a mixture of iron and sulfur. वो सल्फर को डिज़ोल्व कर लेता है अपने अंदर, तब जब आयरन और सल्फर के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता। ये बॉन्ड बनने के बाद आयरन और सल्फ़र अपनी प्रॉपर्टीज़ लूज़ कर देते हैं। तो जिस तरह से किसी कंपाउंड में से हम मैग्नेट लगा करके आयरन को नहीं खींच सकते, उसी तरह से हम उस कंपाउंड में कार्बन डाइसल्फाइड डाल करके सल्फ़र को बाहर नहीं खींच सकते, जबकि मिक्सचर में ऐसा होता है। तो ये एक्टिविटी शो कर रही है कि
कंपाउंड्स में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉट फ्री टू शो देयर इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉपर्टीज, बट इन मिक्सचर्स द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स शो देयर इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, समझ में आने वाली बात है, कोई ख़ास बात नहीं है। ये एक्टिविटी एज इट इज़ आपकी एनसीईआरटी में है, उसी का एलाबरेशन है। अब आप देखें कि हमने एक टेस्ट ट्यूब में कंपाउंड हमारा ये मिक्सचर ले लिया और इस मिक्सचर को हमने आयरन मतलब ये हमारा बॉइलिंग ट्यूब है, इसमें डाल के इसमें HCl डाल दिया। आयरन और सल्फ़र का मिक्सचर है। आयरन और सल्फ़र Fe और S, इस मिक्सचर में आपने डाला है HCl, डाइल्यूट HCl। तो क्योंकि द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दिस मिक्सचर आर फ्री टू शो देयर इंडिविजुअलिस्टिक प्रॉपर्टीज, HCl और सल्फर का तो कोई रिएक्शन होता नहीं है, लेकिन आयरन रिएक्ट कर लेता है HCl के साथ में, Fe प्लस HCl। आप देखते हो यहाँ पे कुछ बबल्स निकलते हुए दिख रहे हैं, ये बनता है FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के बबल्स हमको निकलते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। कैन यू सी? अगर आप इस बॉइलिंग ट्यूब के माउथ पर एक बर्निंग कैंडल लेके जाओगे तो वो पॉप साउंड के साथ में फट जाएगा। हाँ, हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ में जलता है, ये हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी है। लेकिन अब एक बॉइलिंग ट्यूब में हमने बजाय मिक्सचर के कंपाउंड FeS रख दिया, तो अब क्या होगा? ये FeS जो है आयरन सल्फाइड और FeS ये HCl के साथ में रिएक्शन करता है और FeCl2 प्लस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाता है। हाँ, H2S इज अ गैस हैविंग अ स्मेल ऑफ रॉटन एग्स। हाँ, रॉटन एग्स, सड़े हुए अंडों जैसी स्मेल आती है इसमें से। हाँ, तो जब आप FeS और HCl का रिएक्शन करवाओगे, जब आप डाइल्यूट HCl ड्रॉप बाय ड्रॉप FeS में आयरन सल्फाइड, ब्लैक कलर के आयरन सल्फाइड में डालोगे, तो आप देखोगे कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। यहाँ पे कुछ बबल्स निकलते हुए दिखेंगे और हाइड्रोजन गैस नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इवॉल्व होती है, जो जिसकी स्मेल होती है रॉटन एग जैसी। तो अब आप देखो कि ये जो आपने इसके अंदर जब एसिड डाला है तो ये बबल्स निकल रहे हैं, इसको हमने एक डिलीवरी ट्यूब के साथ में ऐड कर दिया और जो H2S निकल रही है उसको हमने कॉपर सल्फेट में, जो कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट हमने लिया हुआ था, उसमें जाने दिया। तो क्या होगा? कॉपर सल्फेट का रिएक्शन, ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन दिख रहा है कॉपर सल्फेट है, एक्वस सॉल्यूशन इसको हम बोलते हैं। एक्वस मतलब पानी के साथ बनाया हुआ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जब H2S के साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड जो कि वहाँ पे निकली थी, वो डिलीवरी ट्यूब से हमने यहाँ छोड़ दी, तो हमको ब्लैक कलर का CuS कॉपर सल्फाइड मिलता है। और साथ में H2SO4 बनता है। तो ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस कॉपर सल्फाइड यहाँ पर फॉर्म होता है। ये देखो, ये आपको दिख रहा है कॉपर सल्फाइड H2S के कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन से बनता है। ये ब्लैक कलर का रेजिड्यू आपको प्रेसिपिटेट यहाँ पे दिख रहा है। FeS प्लस HCl, ये रिएक्शन पहले हुआ था, FeCl2 H2S बना, रॉटन एग, और फिर उसके बाद इस H2S की रिएक्शन हुई है कॉपर सल्फेट के साथ में। हाँ, तो कॉपर सल्फेट के साथ में इसका जो रिएक्शन है वो ऐसा है, CuS प्लस H2SO4। दिस इज ब्लैक।
दिस इज ब्लैक इन कलर, जो आपने अभी बॉइलिंग ट्यूब में होते हुए देखा। तो ये जो बातें हैं ना, ये सब आपकी बुक में दी हुई हैं। अब मैं आपकी बुक से दिखा देता हूँ आपको। ये एक्टिविटी है, देखो आपके पेज नंबर 25 पे। ये एक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। इसमें एक्टिविटी जिस फॉर्म में बताई गई है मैं उसी फॉर्म में आपको बता रहा हूँ। डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। ये 5 ग्राम ऑफ कॉपर फाइलिंग्स एंड 3 ग्राम ऑफ सल्फर पाउडर इन अ चाइना डिश टू बोथ द ग्रुप्स। ग्रुप 1 ने क्या किया, मिक्स एंड क्रश आयरन फाइलिंग्स एंड सल्फर पाउडर, मतलब इन्होंने बना दिया मिक्सचर। Mix and crush iron filings and sulfur powder. Heat this mixture strongly till red hot, till being red hot. Remove from, यानी उसको फ्लेम से हटा दें and let the mixture cool. ये आपने कंपाउंड बना दिया। यानी FeS यहाँ पे बना है, जबकि यहाँ पे मिक्सचर था Fe आयरन प्लस सल्फर का। और अब दोनों को वही सब करना है जो हमने अभी अभी करके छोड़ा है। क्या कि चेक फॉर मैग्नेटिज्म, चेक फॉर मैग्नेटिज्म इन द मटेरियल ऑब्टेन्ड। ब्रिंग अ मैग्नेट नियर द मटेरियल एंड चेक इट, चेक इफ द मटेरियल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट। तो हमने देखा कि मिक्सचर में तो आयरन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट, लेकिन FeS कंपाउंड जो कि ब्लैक कलर का था उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें iron is not attracted towards the magnet. That means iron has lost its property of getting attracted towards the magnet after getting chemically associated with sulfur. FeS compound में iron जैसा behave नहीं करेगा। Compare the texture and color of the material obtained by the groups. Texture कैसा दिखता है वो आपने देखा, येलो कलर का सल्फर अलग ही दिख रहा है और ब्लैकिश कलर का आयरन अलग ही दिख रहा है मिक्सचर में, जबकि कंपाउंड में यूनिफॉर्मिटी है। कंपाउंड एक होमोजीनस मिक्सचर दिखता है हमको, होमोजीनस दिखता है मतलब होमोजीनस मिक्सचर नहीं बोल सकते हम उसको, होमोजीनिटी दिखती है हमको उसमें, यूनिफॉर्मिटी दिखती है हमको उसमें, पूरा का पूरा ब्लैक एक जैसा। ऐड कार्बन डाइसल्फाइड टू 1 पार्ट ऑफ द मटीरियल ऑब्टेन, मतलब हमने एक ले लिया मिक्सचर और उसमें CS2 डाला तो हमने देखा सल्फर उसमें डिज़ोल्व हो गए, जिसको डिकेंटेशन से अलग कर लिया। आयरन अलग हो गया, सल्फर अलग हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड। स्टिर वेल एंड फिल्टर। स्टिर वेल मतलब उसको मिक्स करो विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड जो हमने लिया था और फिर फिल्टर कर लो, तो हमको पता चलेगा कि जो कार्बन डाइसल्फाइड का सॉल्यूशन है वो अलग हो गया, आयरन फिल्टर पेपर पे मिल जाएगा। Now add dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid to the other part of the material obtained. एसिड जब डालते हैं उस मटेरियल ऑब्टेन में तो आयरन के साथ में उसकी रिएक्शन हो जाती है। परफॉर्म ऑल द अबव स्टेप्स विद बोथ द एलिमेंट्स आयरन एंड सल्फर सेपरेटली। तो सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन या हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन सल्फर के साथ तो बिल्कुल होती नहीं है, लेकिन आयरन के साथ में उनकी रिएक्शन होगी और वहाँ पे आयरन FeCl2 आयरन क्लोराइड बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। कोई भी मेटल अगर किसी एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस बनती है, मेटल सॉल्ट बनते हैं। ऐसी बात हमको 10th क्लास में आपको केमिकल रिएक्शंस के दौरान भी करने को मिलेगी। नाउ आंसर, डिड द मटेरियल ऑब्टेन्ड बाय द 2 ग्रुप्स लुक द सेम? नो। हमने देखा कि जो मिक्सचर है उसमें तो सल्फर का येलो और ब्लैकिश कलर ऑफ आयरन दोनों सेपरेटली विजिबल है, मतलब हीट्रोजीनिटी दिख रही है। अपीयरेंस इज हीट्रोजीनस, अपीयरेंस इज नॉन यूनिफॉर्म। जबकि FeS या आयरन सल्फाइड जो कि एक कंपाउंड है आयरन और सल्फर के मिलने से बना है, उसमें यूनिफॉर्मिटी दिखती है, वो बिल्कुल ब्लैक कलर का, यूनिफॉर्मली ब्लैक कलर का सब्सटेंस मिलता है, तो दे डोंट लुक द सेम। विच ग्रुप हैज़ ऑब्टेन्ड अ मटीरियल विद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज? ग्रुप 1 जिसने मिक्सचर बनाया वो मैग्नेट से, उसका एक पार्ट मैग्नेट से अट्रैक्ट होगा, तो ग्रुप 1। कैन वी सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मटीरियल्स ऑब्टेन्ड? यस वी कैन।
सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ द मटेरियल ऑब्टेन्ड, लेकिन आंसर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है कि अगर मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करना है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज से, फिजिकल मेथड से अलग किया जा सकता है, जैसे बाय यूजिंग अ मैग्नेट और बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड। जबकि फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम आयरन और सल्फर को अलग नहीं कर सकते फ्रॉम अ कंपाउंड FeS। अगर कंपाउंड से अलग करना है तो आपको कोई केमिकल रिएक्शन ही करना पड़ेगी। द गैस ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप 1 इज हाइड्रोजन। इट इज़ कलरलेस, odorless and combustible. It burns with pop sound. ग्रुप 1 ने जब आयरन और HCl का रिएक्शन किया तो FeCl2 बना और हाइड्रोजन गैस बनी, विच इज़ कलरलेस, odorless and burns with a pop sound, combustible. It is not advised to do the combustion test for hydrogen in the class. वैसे अपन तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हाइड्रोजन अगर पॉप साउंड के साथ जल जाता है तो उसमें कोई रिस्क नहीं है। द गैस ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप 2 इज हाइड्रोजन सल्फाइड। इट इज़ अ कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ रॉटन एग्स। ये बात हम कर चुके हैं। जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो कैसे बनी? वो बनी FeS कंपाउंड के HCl के साथ में रिएक्शन से। अगेन वी गॉट FeCl2 प्लस अ गैस H2S विच इज़ अ कलरलेस गैस विद द स्मेल ऑफ रॉटन एग। ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान से इसको पढ़ना है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय बोथ द ग्रुप्स शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज though the starting materials were the same. Group 1 has carried out the activity involving a physical change, whereas in case of group 2 a chemical change, a chemical reaction has taken place. So the material obtained by group 1 is a mixture of two substances. ये mixture of two substances मिला है। The substances given are the elements iron and sulfur. The properties of the mixture are the same as that of its constituents. The material obtained by the group 2 is a compound, FeS मिला है। On heating the two elements strongly, we get a compound which has totally different properties compared to the combining elements. यानी कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ से अलग होती है। और द कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड is the same throughout, यानी homogeneous यानी uniform. We can also observe that the texture and the color of the compound are the same throughout. इसी को uniformity बोलते हैं। Thus we can summarize the physical and chemical nature of matter in the following graphical organizer. ये बात हम पहले ही कर चुके हैं। Matter can be classified into two segments, pure substances and mixtures. इम्प्योर सब्सटेंसेज या मिक्सचर्स, इनका कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता, इनका होता है प्योर सब्सटेंसेज आर दोज विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स. इफ द प्योर सब्सटेंसेज आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स, दे आर एलिमेंट्स. एग्जाम्पल्स मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटेलॉइड्स. कंपाउंड्स आर द सब्सटेंसेज, आर द प्योर सब्सटेंसेज which are made up of only one type of molecules, but the molecules are made up of two or more type of atoms. So compounds have fixed composition, can be broken down into elements by chemicals or electrochemical reactions. For example, water, methane, sugar और acids, bases, salts, ये सब compounds ही होते हैं. Mixtures can be homogeneous as well as heterogeneous. Homogeneous में solution या true solutions आते हैं, heterogeneous में colloids and mixtures आते हैं. आप इन सब के बारे में पढ़ चुके हो ऑलरेडी. तो ये जो मिक्सचर वर्सेस कंपाउंड का एक बार फिर से आप देख लें कंपैरिजन कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म अ मिक्सचर एंड नो न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड. यानी एक केमिकल रिएक्शन, एक फिजिकल चेंज से मिक्सचर बनते हैं. एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, यानी नया सब्सटेंस बना है, मतलब केमिकल रिएक्शन हुई है. अ मिक्सचर हैज़ अ वेरिएबल कंपोजिशन ऑफ ईच न्यू सब्सटेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड. चाहे वो केमिकल रिएक्शन से कोई सा भी कंपाउंड बने, उनकी कंपोजिशन फिक्स्ड होती है. यानी द एटम्स ऑफ एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो बाय देयर मासेस. डिटेल में इसके बारे में कि ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में डिटेल हम एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर में सीखेंगे. A mixture shows
the properties of the constituent substances. In other words, the constituent particles are free to show their individualistic properties when they are combined in a mixture. जबकि the new substance has totally different properties. जो कंपाउंड बना है उसकी प्रॉपर्टीज़ ना तो आयरन जैसी है ना तो सल्फर जैसी है. FeS is a different product altogether. It has nothing to do with iron or sulfur. The constituents can be separated fairly easily by physical methods. हम मिक्सचर्स को फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं, जैसा कि हम इस पूरे चैप्टर में करते आए हैं. जबकि जो कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ कंपाउंड है कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस, यानी केमिकल रिएक्शन से ही उनको अलग किया जा सकता है. तो विद दिस चैप्टर इज़ ओवर. हम थोड़े से इन टेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बीच के, अभी जो पीछे छूट गए, और उसके अलावा हम चैप्टर एंड एक्सरसाइज भी देखेंगे. चलो जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन देखें. यदि आपने पहले से देख लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो इसे देखें, वीडियो को पॉज करें. पॉज करने के बाद देखें कि उसका आंसर क्या है. हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर कंटेनिंग केरोसिन एंड पेट्रोल? डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इज़ मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस. अगर केरोसिन और पेट्रोल जो हैं वो दो मिसिबल लिक्विड्स हैं, उनके बीच में डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमको सिंपल डिस्टिलेशन से काम चल जाएगा. विच आर तो डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट इज़ मोर देन 25 डिग्री सेल्सियस विच आर मिसिबल विद ईच अदर. तो सिंपल डिस्टिलेशन से होगा ये. तो फिर नेम द टेक्निक टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड. बटर को कर्ड से अलग करना है तो फिर सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करना पड़ेगा. जो चर्निंग मेथड होता है वो सेंट्रीफ्यूगेशन है. सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर. सॉल्ट को सी वाटर से एवापोरेशन के थ्रू या वेपराइजेशन के थ्रू भी ऑब्टेन किया जा सकता है, और इसके प्योरीफिकेशन के लिए क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज़ करते हैं. Camphor from salt, since camphor has sublimation, it is a sublime substance, so by the process of sublimation it is obtained. Salt जो है यानी सोडियम क्लोराइड जो है वो हमको एज अ रेजिड्यू मिलेगा. What type of mixtures are separated by the technique of crystallization? We separate the type of mixtures by crystallization. Number one, if the substance to be obtained is a crystalline solid, जैसे कॉपर सल्फेट, जैसे शुगर, जैसे सॉल्ट, जैसे हमारा एलम, ये सब सॉल्ट को ऑब्टेन करना है क्रिस्टलाइजेशन से कर सकते हो, क्योंकि सोडियम क्लोराइड इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड. हमारी जो शुगर है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एलम जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है. ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होना चाहिए पहली बात. तो दूसरा, जो उसमें इम्प्योरिटीज़ हो वो वाटर सॉल्युबल होना चाहिए, तभी क्रिस्टलाइजेशन एज अ सेपरेशन मेथड यूज़ करने में फ़ायदा है. हाँ, तो क्रिस्टलाइजेशन इज़ यूज्ड टू रिमूव वाटर सॉल्युबल इम्प्योरिटी फ्रॉम अ क्रिस्टलाइन सॉलिड लाइक कॉपर सल्फेट और सोडियम क्लोराइड. फिर देखें कि ये वाला देखो, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंजेस. कटिंग ऑफ ट्री, आपको सिर्फ ये देखना है, अगर कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा तो फिर फिजिकल चेंज है, अगर नया सब्सटेंस बन रहा है तो केमिकल चेंज है. तो कटिंग ऑफ ट्री इज़ अ फिजिकल चेंज. मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन इज़ अ कटिंग ऑफ ट्री इज़ अ फिजिकल चेंज. मेल्टिंग ऑफ बटर इन अ पैन इज़ अ फिजिकल चेंज. रस्टिंग ऑफ एल्मेरा, इसमें नया सब्सटेंस फेरिक ऑक्साइड बनता है, इसलिए ये एक केमिकल चेंज है. और boiling of water to form steam is a physical change. Passing of electric current through water and the water breaking down into hydrogen and oxygen gases, this is also a chemical change. Dissolving common salt in water is a physical change. Making a fruit salad with raw fruits, this is also a physical change. Burning of paper and wood is a chemical change. तो जो chemical change है सिर्फ उनको हमने highlight किया है. Try segregating the things around you as pure substances और mixtures. आप अपने चारों तरफ देखें कि आपके चारों तरफ एलिमेंट्स कौन से हैं और एलिमेंट्स या कंपाउंड्स कौन से हैं, दे आर प्योर सब्सटेंसेस, और कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो मिक्सचर की फॉर्म में आपके सराउंडिंग्स में प्रेजेंट हैं. तो जस्ट हैव अ रीकैप.
A mixture contains more than one substance, element and or compound mixed in any proportion. कोई भी proportion और fixed proportion नहीं होता. Mixtures can be separated into pure substances using appropriate separation techniques. और ये सब physical methods होते हैं mixture को separate करने के. A solution is a homogeneous mixture of two or more substances. The major component of a solution is called the solvent and the minor is solute. The concentration of a solution is the amount of solute present per unit volume or per unit mass of the solution. Materials that are insoluble in a solvent and have particles that are visible to naked eyes form a suspension. A suspension is a heterogeneous mixture. Colloids are the heterogeneous mixtures. Colloids are the heterogeneous mixtures in which the particle size is too small to be seen with the naked eyes but is big enough to scatter light. तभी वो टिंडाल इफेक्ट हमेशा शो करते हैं. Colloids are useful in industry and daily life. The particles are called the dispersed phase and the medium in which they are distributed is called the dispersion medium. Pure substances can be elements or compounds. An element is a form of matter that cannot be broken down by chemical reactions into simpler substances. A compound is a substance composed of two or more different types of elements chemically combined in a fixed proportion. Very important. Or properties of a compound are different from its constituent elements, whereas a mixture shows the properties of its constituting elements or compounds. चैप्टर एंड एक्सरसाइज देख लें. विच सेपरेशन टेक्निक्स विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग. सोडियम क्लोराइड को सॉल्यूशन फ्रॉम इट सॉल्यूशन इन वाटर रिमूव करना है. तो आप उसको इनडायरेक्ट हीट से इवेपोरेशन से अलग कर सकते हो या फिर आप क्रिस्टलाइजेशन से भी अलग कर सकते हो क्योंकि ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है. अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड. अमोनियम क्लोराइड इज अ सबलाइम सब्सटेंस है तो इसका सब्लिमेशन हो जाएगा. डायरेक्ट हीट करके सब्लिमेशन के थ्रू अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम सोडियम क्लोराइड. स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार. किसी कार के इंजन ऑयल में स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल अगर होंगे तो ऐसे में क्या हो गया कि जो ऑयल है, ऑयल और स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल एक दूसरे के साथ में मिक्स नहीं होते. वो बेसिकली बॉटम पे सस्पेंड हो सकता है. आप इस तरह की चीज़ को फिल्ट्रेशन से भी अलग कर सकते हो. फिल्ट्रेशन से अलग करने की अगर हमारे पास फैसिलिटी नहीं है तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हैं. सेंट्रीफ्यूगेशन से भी ये अलग हो जाएगा और डिकेंटेशन के थ्रू ऑयल को फिर अलग निकाल दिया जाता है. डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल्स. पिगमेंट्स अलग करने की एक ही टेक्निक है जिसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी. बटर फ्रॉम कर्ड, हमने पहले ही बताया कि आप चर्निंग मेथड को सेंट्रीफ्यूगेशन बोलते हो तो सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग करते हैं. ऑयल फ्रॉम वाटर इमिसिबल लिक्विड्स हैं तो सेपरेशन फनल से अलग करते हैं. टी लीव्स फ्रॉम टी, उसको सीविंग या फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग करते हैं. आयरन पिन्स फ्रॉम सैंड, मैग्नेट से अलग किया जाएगा. वीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क, जो वीट ग्रेन हैं वो हेवी होते हैं. आपने देखा होगा कि छोटी क्लासेस में वीट ग्रेन को हस्क से अलग करने के लिए पहले तो उनको क्रश किया जाता है, फिर उसके बाद में उसका विनोइंग किया जाता है, उनको हवा से उड़ा दिया जाता है हल्के पार्टिकल्स को, यानी हम ग्रेविटी यूज़ करके उनको अलग करते हैं. वीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क हो गया. फिर फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर. अब सस्पेंडेड इन वाटर है तो फिर उनको सेटल डाउन हो जाने दो एट द बॉटम फर्स्ट, फिर वाटर को ऊपर से निकाल देंगे, है ना. तो उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा मड पार्टिकल्स को. आप लेकिन इसको सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस से भी अलग कर सकते हो. मड पार्टिकल्स विच आर हैवी विल गेट सस्पेंडेड एट द बॉटम मोर ईजीली अगर आप सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करोगे तो. Write the steps you would use to for making tea. Use the word solution, solvent, solute, dissolve, soluble, insoluble, filtrate and residue. जिन लोगों को टी प्रिपरेशन का आइडिया है उनको चीज़ें पता होगी कि उसमें पानी होता है, पानी में
जो टी लीव्स होती हैं उनको डाल करके बॉईल करते हैं, साथ में अगर आप शुगर भी ले रहे हैं तो शुगर भी उसमें डाल देते हैं और फिर उसके बाद उसमें मिल्क मिक्स करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये सब चीज़ें ये सब टर्म्स यूज़ करेंगे, जैसे कि वाटर इज़ अ सॉल्वेंट हेयर, और सॉल्यूट जो है वो शुगर है। शुगर और सॉल्ट का तो सॉल्यूशन बन गया, लेकिन टी लीव्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, तो दे विल कीप ऑन मूविंग इनसाइड और गेटिंग सस्पेंडेड एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। शुगर इसमें डिज़ोल्व हो जाएगी। शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्यूशन। अब जब हम फिल्ट्रेशन करेंगे तो जो फिल्ट्रेट होगा वो टी होगी, एंड रेजिड्यू जो कि सीव के ऊपर जो चाय की छन्नी होती है उसको सीव बोलते हैं, फिल्ट्रेशन उसी से हो रहा है। तो सीव के ऊपर जो अनयूज्ड टी लीव्स, अनयूज्ड क्या मतलब कि जो रेजिड्यू की फॉर्म में मिलती है टी लीव्स, हम उसको बोलते हैं रेजिड्यू यानी बचा खुचा, ठीक है ना। तो ये इस तरह से हम डे टू डे लाइफ में मिक्सचर्स को और कंपाउंड्स को या कोलॉइड्स को और सस्पेंशंस को देखते हैं। Pragya tested the solubility of 3 different substances at different temperatures and collected the data as given below. Results are given in the following table as grams of substance dissolved in 100 grams of water to form a saturated solution. अब देखो सब्सटेंस डिजॉल्व पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड ज़रूर हमारा जो है वो मतलब कि बेसिकली ये 4 आयनिक कंपाउंड्स हमको दिखाई दे रहे हैं, और ये सब का वाटर में सॉल्युबिलिटी या डिफरेंट टेम्परेचर्स दिया हुआ है। दिस इज इंक्रीजिंग टेम्परेचर 10 केल्विन, 10 केल्विन, 10, 20 केल्विन के गैप से इन्होंने बढ़ाया है इसको। आप देख रहे हो पोटेशियम नाइट्रेट की सॉल्युबिलिटी जो है वो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है बढ़ती जा रही है। सोडियम क्लोराइड की भी बढ़ती जा रही है, हालांकि बढ़ने का रेट कम है। पोटेशियम क्लोराइड की बढ़ती जा रही है, अमोनियम क्लोराइड की भी बढ़ती जा रही है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। What mass of potassium nitrate would be needed to produce a saturated solution of potassium nitrate in 50 grams of water at 313 Kelvin? वो यहाँ पे कह रहे थे कि 100 ग्राम वाटर में डिज़ोल्व है, कितना तो 313 केल्विन पर अगर 100 ग्राम ऑफ वाटर में 62 ग्राम पोटेशियम नाइट्रेट डिज़ोल्व होता है, तो अगर वो वाटर को 50 ग्राम कर दिया जाए तो ये भी हाफ हो जाएगा, तो ये पोटेशियम नाइट्रेट 31 ग्राम डिज़ोल्व हो पाएगा एट द सेम टेम्परेचर। प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब इसमें और ऐड नहीं किया जा सकता पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन। इसका मतलब 353 केल्विन पर ये जो पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बना रही है, यानी 163 ग्राम पोटेशियम पोटेशियम क्लोराइड 54 ग्राम, ये नहीं 54 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड is the maximum amount of potassium chloride which can be dissolved in 100 gram of water at 353 Kelvin. And leaves the solution to cool at room temperature. What would she observe at the as the solution cools? मतलब टेम्परेचर अगर डाउन हो जाएगा, हाँ, तो टेम्परेचर समझो 333 हो गया कम होके, तो जो 54 ग्राम उसने डिज़ोल्व कर दिया था उसमें से 46 ग्राम तो डिज़ोल्व रहेगा, बाकी जो बीच का 8 ग्राम है वो सस्पेंड हो जाएगा या क्रिस्टल की फॉर्म में हमको मिलेगा। उसे ठंडा करने पर क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा उसका, क्योंकि अभी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस में जगह ही नहीं बची। फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, दिख रहा है हमको 32, 36, 35, 37 इन 100 ग्राम, ये सॉल्युबिलिटी है। विच सॉल्ट हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर? हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी किसकी दिख रही है? अमोनियम क्लोराइड की, स्लाइटली हायर देन सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड रिस्पेक्टिवली। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट? व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस
the solubility also increases. Explain the following, giving examples. Saturated solution मतलब the solution in which no more solute can be added at a given temperature. ऐसे सॉल्यूशन को जिसमें और सॉल्यूट ऐड नहीं किया जा सकता एट अ गिवन टेम्परेचर इज नोन एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. प्योर सब्सटेंस आर दोज विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स लाइक एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. कोलॉइड आर द heterogeneous mixtures which have the particles dispersed phase particle size between 1 nanometer to 100 nanometer. Suspension are the heterogeneous mixtures having the particles dispersed phase particles larger than 100 nanometer. तो एग्जाम्पल्स प्योर सब्सटेंसेस हमने बता दिए. कोलॉइड के एग्जाम्पल्स आप बहुत सारे बता सकते हो. इंक बता सकते हो, चीज़ बता सकते हो, बटर बता सकते हो, मिल्क बता सकते हो. सब कोलॉइड्स हैं. सस्पेंशन में चाक पाउडर, स्टार्च का सस्पेंशन जो आप स्टार्च और वाटर के साथ में बनाते हो, हाँ, या फिर आपका जो सैंड एंड वाटर का मिक्सचर है, ये सब सस्पेंशंस होते हैं. क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजीनस और हीट्रोजीनस मिक्सचर. देखो सोडा वाटर जो है, सोडा वाटर तो एक सॉल्यूशन है गैस और वाटर वाला, तो ये एक होमोजीनस मिक्सचर है. वुड एक हीट्रोजीनस मिक्सचर है. एयर अगर प्योर है तो होमोजीनस है, इम्प्योर है तो हीट्रोजीनस है. हम प्योर मान के इसको होमोजीनस बता देते हैं. सॉइल में तो सब कुछ हीट्रोजीनस है. विनेगर अगेन इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड एंड वाटर, तो ये भी होमोजीनस है. और फिल्टर्ड टी को फिल्ट्रेशन के बाद में आपने निकाला है तो फिर होमोजीनस मिक्सचर ही बचता है. शुगर, टी एक्सट्रैक्ट और मिल्क का. हाउ वुड यू कन्फर्म दैट? अच्छा, इसमें लेकिन मिल्क भी है फिल्टर्ड टी में, तो ये भी हीट्रोजीनस होगा. दिखेगा होमोजीनस लेकिन हीट्रोजीनस होगा. ये कोलॉइड होगा एक्चुअली. हाउ वुड यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज़ प्योर वाटर? हमें कैसे पता चलेगा कि वो प्योर है? हाँ, वाटर जो है उसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है, वाटर के अलावा. तो हम डिस्टिलेशन करके देख सकते हैं. पूरा का पूरा वाटर दूसरी तरफ आ जाएगा और इस तरफ कुछ भी नहीं बचेगा. उसके अलावा हम लिटमस टेस्ट करके देख सकते हैं. सबसे अच्छा तो एक पीएच पेपर से लिटमस टेस्ट होता है, जिससे कि उसका कलर अगर ग्रीन हो जाता है तो वो प्योर वाटर या डिस्टिल्ड वाटर है. Which of the following materials fall in the category of a pure substance? Ice is H2O, pure substance. Milk is a mixture. Iron is a pure substance, is an element. Hydrochloric acid is pure. Calcium oxide is pure. Mercury is pure. Brick is impure. Wood is impure. Air is impure. Identify the solution among the following mixture. Soil इज़ नॉट अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन पूछ रहा है, मतलब होमोजीनस कौन है वो पूछ रहा है. तो सॉइल इज़ नॉट अ सॉल्यूशन. सी वाटर कैन बी अ सॉल्यूशन. एयर इज़ अ सॉल्यूशन. कोल इज़ नॉट अ सॉल्यूशन. कोल तो कार्बन है. और सोडा वाटर इज़ अ सॉल्यूशन. विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडाइल इफेक्ट? यानी इनमें से कोलॉइड कौन सा है? तो सॉल्ट सॉल्यूशन विल नॉट, बट मिल्क यस. हाँ, बी इज़ द करेक्ट आंसर. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन तो नहीं करेगा. स्टार्च सॉल्यूशन भी सस्पेंशन है, तो वो भी तभी करेगा जब डिस्टर्ब्ड हो. तो मिल्क हमेशा टिंडाइल इफेक्ट शो करेगा. इट इज़ अ कोलॉइड. क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स. सोडियम इज एलिमेंट. सॉइल इज मिक्सचर. शुगर सॉल्यूशन इज मिक्सचर. सिल्वर इज एलिमेंट. Calcium carbonate is compound. Tin is element. Silicon is element. Coal is carbon, that is element. Air is a mixture. Soap is a compound. Methane is a compound. Carbon dioxide is a compound. Blood is a mixture. क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के हैं बस. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस? ग्रोथ ऑफ अ प्लांट. अब प्लांट की जो ग्रोथ हो रही है उस दौरान इनसाइड द प्लांट
हो सकता है कि कुछ केमिकल रिएक्शंस हो रही हों, लेकिन सिंपल ग्रोथ ऑफ प्लांट से कोई क्योंकि नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है, वो प्लांट बड़ा होता जा रहा है, तो दिस इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। ग्रोथ सिंपली ग्रोथ इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए कुछ केमिकल चेंजेस इनसाइड द प्लांट हो सकते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन इज़ अ केमिकल चेंज। मिक्सिंग ऑफ आयरन फाइलिंग्स एंड सैंड इज़ अ फिजिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड इज़ अ केमिकल चेंज। डाइजेशन ऑफ फूड इज़ ऑल्सो अ केमिकल चेंज, क्योंकि इनमें सब में नए सब्सटेंस बनते हैं। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, दैट इज़ अ फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ अ कैंडल जो है उसमें दोनों चेंजेस हो रहे हैं, फिजिकल एज वेल एज केमिकल, क्योंकि कैंडल जब बर्न होती है तो उसमें जो हीट की वजह से वैक्स मेल्ट होता है, दैट इज़ अ फिजिकल चेंज। जो वैक्स बर्न होता है दैट इज़ अ केमिकल चेंज। Take an earthen pot, मटका, some pebbles and sand, design a small scale filtration plant that you use to clean muddy water। ठीक है, फिल्ट्रेशन। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे जब बात मैं आपको जो नोट्स भेजूँगा, आप उस नोट्स भी आपको बेसिकली क्लासरूम में मिल जाएंगे, लेकिन जो नोट्स हो उसमें आप अपने खुद के बनाए हुए पॉइंट्स भी ज़रूर ऐड करें और उसको अकॉर्डिंगली हाईलाइट भी कर दें, जैसे जैसे आपको यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। जहाँ आपको लगता है कि कोई नई चीज़ बताई गई है जो आपकी बुक में उतना क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है, तो वो भी अपने नोट्स पे मार्क कर दें। ठीक है, तो नोट्स को जितना कंसोलिडेट करोगे उतना ज़्यादा आपके काम के बनेंगे। ठीक है जी, तो ये चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।